बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और एसएससी 1 की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के सिलसिले में नेक्स्ट ये वीडियो है। सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और उसमें पहला टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा दोनों टॉपिक लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ। ये रदरफर्ड का जो एटॉमिक मॉडल, रदरफर्ड का एक्सपेरिमेंट था, और फिर उसमें डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस किस्म की एक अरेंजमेंट थी कि अल्फा पार्टिकल्स को रदरफर्ड ने पास करवाया था एक बहुत थिन गोल्ड फॉयल में से। अब जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से बम्बार्ड किए जाएंगे तो ये मैग्नीफाइड व्यू है, एक उसकी एनिमेशन है कि एटम जो है वो कैसा होता है। तो ये जो बहुत बड़ा सा ये एरिया नजर आ रहा है, पूरा एक एटम है, लेकिन उसमें देखिए बहुत छोटा सा दरमियान में न्यूक्लियस है। तो उसने एक अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किए थे, तो ऐसा हुआ था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स देखिए वो स्ट्रेट थ्रू चले गए थे, लेकिन कुछ आप देखेंगे यहाँ पे उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। ये आपने लिखना होगा जब आप एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखेंगे कि उसके एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या थे कि अल्फा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ देम पास्ड स्ट्रेट थ्रू, वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड। अब देखें, आप डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत थोड़े डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत एक आध कोई होगा जो वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन आपने लिखनी होगी रदरफर्ड के एक्सपेरिमेंट में। इस ऑब्जर्वेशन को आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? इस डायग्राम से देखें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ये एक एटम है, इस एक एटम में देखिए कितनी सारी जगह खाली है। उस खाली जगह से अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, और दरमियान में एटम के एक न्यूक्लियस होता है, और सारा का सारा मैस एटम का तकरीबन उस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, क्योंकि खाली स्पेस का तो नहीं होगा मैस इतना ज़्यादा। तो अब वो जो न्यूक्लियस है उसके पास आकर अल्फा पार्टिकल्स चूंकि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उस न्यूक्लियस के ऊपर भी इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन इन ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ एन एटम, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये उसकी कंक्लूजन्स थी उसके एक्सपेरिमेंट की। तो आपने इसका एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। वो क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या थी, मैंने भी आपको बता दी है। एटॉमिक मॉडल है, उसका मॉडल के मुताबिक उसने कहा था कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के। फिर उसमें डिफेक्ट्स हैं, दो ही डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स क्या हैं कि क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट करती है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो चार्ज पार्टिकल रेडिएशन रेडिएट करेगा कॉन्टीन्यूसली। रेडिएट करते करते ना उसका ये जो ऑर्बिट है ये छोटा होता चला जाएगा, और छोटे होते होते इवेंचुअली वो न्यूक्लियस के अंदर आके इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोलैप्स कर जाता एटम, तो कोई भी एटम बरकरार ना रहता, लेकिन सारे एटम्स हमारे सामने बरकरार हैं। तो इसका मतलब है ये डिफेक्ट जो है उसके मॉडल में, उसको बोहर रदरफर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो बोहर ने अपने मॉडल के अंदर फिर वो डिफेक्ट्स जो हैं उनको एड्रेस किया और एक बेहतर मॉडल पेश किया। तो बोहर का मॉडल लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट्स या लाजमी इसका पॉइंट्स इसके आपने इसका मॉडल पूरा जो है वो याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप आपके कोर्स में लिखे हुए यूरेनियम के U234, U235, U238। तो अगर एक आइसोटोप एक एलिमेंट का इस तरह लिखा हुआ हो U238, 92, इससे क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी? पहली बात तो जो नीचे नंबर लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो 92 का मतलब है प्रोटॉन्स इसके अंदर 92 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 92 हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इस मैस में से ये नंबर माइनस कर रहे हैं। 238 एटॉमिक मैस है, मैस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो अगर प्रोटॉन माइनस कर दो तो बीच में पीछे क्या बचेगा? न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ आइसोटोप्स हैं, ज़रूर करने हैं यूजेज ऑफ आइसोटोप्स। यूजेज ऑफ आइसोटोप्स याद रखना कि तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजेज ऑफ आइसोटोप्स का। तो मेडिसिनल यूजेस हैं जिसमें ट्रेसर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और फिर उसके बाद इसके यूजेस हैं टू किल कैंसरस सेल्स, वो यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक है, और बहुत आसान है ये। पेपर में अगर आपको आ जाए तो समझ लीजिए फ्री के ही मार्क्स हैं आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो एलिमेंट्स जिनकी एटॉमिक नंबर 19, 20, 21 होते हैं, बल्कि आपके कोर्स में थे 20 तक ही हैं, उनकी बस आपने प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले वाले जो है वो बहुत आसान, बहुत सीधे सीधे से हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्गॉन है, एटॉमिक नंबर 18 है, या आर्गॉन भी नहीं, चले कैल्शियम की सिर्फ बना देता हूँ आपको। कैल्शियम है Ca, कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर उसका 20 है। तो कन्फिग्रेशन क्या होती है? पहला जो सब शेल है 1 का S होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
तो 1s2 फिलअप हो गया। उसके बाद दूसरे शेल का सब शेल है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2s2 हो गया। उसके बाद दूसरे के 2 सब शेल्स होते हैं, एक s और एक p, और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद तीसरा शेल शुरू हो जाता है, उसका सब शेल s हो, उसमें भी 2 आ सकते हैं, 3s2 हो गया। उसके बाद तीसरे के p के अंदर कितने आ सकते हैं, देखिए 4 ये हो गए, 6 10 12 और 6 ये हो गए 18 हो गए। अब 2 और जो हैं, अब आप यू आर इंक्लाइंड टू राइट, तीसरा जो शेल होता है उसके 3 सब शेल्स होते हैं, एक S, एक P और एक D, तो आप 3D यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन 3D में 2 नहीं लिखने। D जो सब शेल है ये बड़ा होता है, इससे छोटा सब शेल होगा S का, वो S होगा चौथे का S। तो आप तीसरे के D में 2 नहीं लिखेंगे, आप चौथे के S में वो 2 लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 4s2। और ये कैसे में पता चलता है, ये एक प्रिंसिपल है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफबाउ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल अप करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फिल अप द लो एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट। ये प्रिंसिपल जहन में रखें तो ये आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी भी एटम की आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में क्वेश्चन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट जल्दी से चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अच्छा, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं जी ये वाला नहीं करना, मुश्किल है, थ्योरी है इसमें बहुत ज़्यादा। तो अगर आपने पहले ये नहीं किया हुआ तो अभी एंड में आके इसको पूरे चैप्टर को करने की कोशिश भी नहीं करनी। इसमें सिर्फ एंड में बता दूंगा ट्रेंड्स कुछ चीज़ों के, वो कर लेना। जिसने पहले किया हुआ है वो रिवाइज़ करने के लिए सबसे पहले इसमें देख ले आप कैसे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे डिटर्मिन करते हैं, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, एटॉमिक नंबर से कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। और फिर आप किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर आप पोजीशन कैसे बता सकते हैं। तो बहुत आसान सी बात है कि पीरियड नंबर जो होता है, पीरियड नंबर वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेल्स। जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जितने शेल्स होंगे वो उसका पीरियड नंबर होगा। और जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर वो सबसे बाहर जो शेल होता है वो होता है वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ये होता है ग्रुप नंबर। फॉर एग्जांपल जितने ग्रुप 1 में हैं, ग्रुप 1A में हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम को उठा के देख लें, 1 इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम, लिथियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो ग्रुप 1A में आएंगे, जारी बात है, ठीक है। अब उनके कितने शेल्स होते हैं टोटल, तो देखें अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, सबसे ऊपर ग्रुप 1A में हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन पहले शेल में है, ठीक है, पहले पीरियड में और पहले ग्रुप में है, इसलिए कि उसका एक शेल है और उसका वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आता है लिथियम, नेक्स्ट आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। एटॉमिक नंबर 3 का मतलब क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं शेल्स वाली करूं तो एक पहला वाला शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद अगले शेल में इलेक्ट्रॉन होगा 1। अब टोटल शेल्स कितने बने, 2, तो इसलिए उसका पीरियड नंबर है 2। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, इसलिए उसका ग्रुप नंबर बना 1। अब इसी तरह कोई और, मैं फॉर एग्जांपल पोटाशियम उठा लेता हूँ, पोटाशियम है K, उसका एटॉमिक नंबर होता है 19। अब K19 की 1s2 वाली भी कर सकता हूँ, लेकिन ये आसान है। उसके पोटाशियम के पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, यहाँ पोटाशियम की ड्रॉ कर देते हैं इसी के ऊपर, 2 हो गए। दूसरे शेल में उसके 8 होंगे, तो 2 4 6 8, अब उसके टोटल हो गए हैं 10। अब एक और इसके बाद शेल बनेगा, उसमें भी 8 होंगे, तीसरे में भी 8 ही होते हैं, उसमें भी 8 बना दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन उसका रह गया, तो एक और हम शेल इसके बाद आगे बनाएंगे और वो जो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है वो उसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए उसके शेल्स गिने, 1 2 3 4 शेल्स हैं 4, तो इसका मतलब है आपको पोटाशियम कहाँ पे मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, चौथे पीरियड में मिलेगा।
और उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आपको बताता है ग्रुप नंबर, तो वो पहले ग्रुप में मिलेगा, तो पोटाशियम की पोजीशन आपको आसानी से पता चल जाएगी। तो इस तरह पोजीशन को कैसे पता चलाना है ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में ही है तो किसी की भी पोजीशन इस तरह आप बता सकते हैं। इसके बाद ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो अब इसी की कॉन्फ़िगरेशन में एसपीडी वाली करके देखता हूँ। तो देखिए पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 होगी, फिर 2s2 होगी, उसके बाद 2p 6 होगा, फिर 3s2 होगी, फिर 3p 6 होगा, और फिर उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था 3d नहीं लिख देना, आपने 4s1 लिखना है। अब देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन आके मुकम्मल कहाँ पर हो रही है, किस सब शेल में मुकम्मल हो रही है, एस में आके मुकम्मल हो रही है। तो पोटाशियम किस ब्लॉक में होगा, ये एस ब्लॉक में होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन आकर मुकम्मल आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन का आखिरी है नंबर है वो ऑर्बिटल है वो क्या है, वो इसका ब्लॉक नंबर होगा। तो जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पी में आकर ख़त्म होती है, पी सब शेल में आकर ख़त्म होती है, वो पी ब्लॉक में होंगे, फिर टी वाले, फिर एफ वाले। तो ये ब्लॉक्स भी इस तरह आप आसानी से बता सकते हैं। तो अक्सर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं कि आप ब्लॉक नंबर आइडेंटिफाई करें किसी भी एलिमेंट का, तो उसका एटॉमिक नंबर या आपको पीरियोडिक टेबल गिवन होगा, एटॉमिक नंबर वहाँ से उठाएं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, वहाँ से आसानी से आप आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर करें, पीरियड नंबर करें, ब्लॉक नंबर करें, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद पीरियोडिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिसिटी में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट नाम से ही ज़ाहिर है, देखिए शील्ड करना है। तो देखिए अगर एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट इस न्यूक्लियस के पास लेट से एक, जैसे हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन के लिए आसानी होगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन से आगे चले जाएं, लिथियम की तरफ चले जाएं, लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3, तो उसके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा दूर हो गया है, किससे, न्यूक्लियस से। ये आउटर मोस्ट शेल के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अब न्यूक्लियस फोर्स लगाना चाहता है, लेकिन दरमियान में ये 2 और इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस को पहले इनके ऊपर फोर्स अट्रैक्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो दूर है, ये नज़दीक है। ये जो अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्ड कर रही हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, इस इफेक्ट का नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो जाहिर है यहीं से आपको समझ आ जाएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है, जितना न्यूक्लियस से वो दूर जाता जाएगा उसके इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, पहले इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो शील्ड कर लेंगे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं, इस इफेक्ट का नाम शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जो न्यूक्लियस फोर्स लगाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसमें जो कमी आती है, रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो कमी किस वजह से आती है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब ये कैसे है शील्डिंग इफेक्ट, आपने बताना टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट क्या होता है। तो टॉप टू बॉटम बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। टॉप टू बॉटम आते हुए शेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जब आप टॉप से बॉटम पे आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में इंक्रीज, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट पर जाते हैं तो फिर क्या होता है, लेफ्ट से राइट पर जाते हुए चूंकि शेल नंबर वही रहता है, शेल नंबर तब्दील नहीं होता। जब शेल नंबर तब्दील नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं और इसलिए शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। तो आपने एक टेबल सा बना लेना है, शील्डिंग इफेक्ट इधर आपने लिखना है टॉप टू बॉटम TB, तो इसको आपने लिखना है टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है जी। और लेफ्ट टू राइट कांस्टेंट, इसको लिख देना है कांस्टेंट। अब शील्डिंग इफेक्ट का डायरेक्ट आगे ताल्लुक बनेगा एटॉमिक साइज के साथ। अगर शील्डिंग इफेक्ट के साथ ताल्लुक ना भी बनाए ना, तो देखें अगर लिथियम की बात करूं, मैं यहाँ लिथियम बना रहा हूँ, तो लिथियम के पास कितने शेल्स होते हैं, 2, लिथियम के पास 2 शेल्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं कोई एटॉमिक नंबर ऐसा चूज़ करता हूँ जिसके पास 3 शेल्स हैं, उसका साइज़ बड़ा है, 4 शेल्स हैं, उसका साइज़ उससे बड़ा है, तो एटॉमिक साइज़ क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊपर से नीचे आते हुए, टॉप टू बॉटम आते हुए वो इंक्रीज ही होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। लेकिन लेफ्ट से राइट जाते हुए वो डिक्रीज होता है, इसलिए कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से पुल
न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्गर होता है और थोड़ा सा साइज़ जो है वो छोटा होता चला जाता है। तो इसकी एक डायग्राम याद कर लें, जो एटॉमिक साइज़ है उसकी एक डायग्राम ऐसे है कि साइज़ यूँ बड़ा होता चला जा रहा है, वो जैसे ही ऊपर से नीचे जा रहा है साइज़ बड़ा होता जा रहा है, और लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये साइज़ आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता चला जा रहा है, यानी इसी साइज़ को हम आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर करते चले जा रहे हैं। ये इफ़ेक्ट इस तरह आपने याद कर लेना है। और इसके बाद दो और हैं, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये दो अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जो न्यूक्लियस के करीब होगा, क्या उसको उस अपने शेल में से निकालना आसान होगा, या जो न्यूक्लियस से दूर होगा? तो ज़ाहिर है जो न्यूक्लियस के देखें जितना करीब होगा ना, न्यूक्लियस उतनी ही ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा, और जो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कम फोर्स लगाएगा, जितना हायर शेल में किसी में होगा। यानी शेल की तादाद अगर ज़्यादा हो जाएगी तो अगेन इसका शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी ताल्लुक बना सकते हैं। तो अगर न्यूक्लियस से दूर होगा कोई इलेक्ट्रॉन तो उसको वहाँ से नॉकआउट करना जो है वो आसान होगा। इस तरह इसको याद रखना है आपने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या ये है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एड्स अप इन अ वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड अप होता है तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होने के इफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इसकी भी सिर्फ ट्रेंड आपने याद कर लेना है। ये हो गए जी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में से भी। अब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के ये जो मैंने बताए हैं इन्हीं को रिवाइज़ करना है आपने। पूरी मतलब है कि डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहन में रख लेने इस चैप्टर में से। आपको ट्रेंड्स आने चाहिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्लेसिंग कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट की उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये इन 2 चैप्टर्स की वीडियो होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 या 3 चैप्टर्स को इंक्लूड करते हैं। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।